हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है ना, उसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। आप इसको समझिए क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन किस पैटर्न से क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जब आपके सामने रहेगा तो आप ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, जिससे कि आपका समय बचेगा। बार बार क्वेश्चन को जब देखते हैं ना तो फिर ढूंढने लगते हैं, तो ढूंढने से बचेंगे, अंडरलाइन करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। मिस्टर देवेंद्र एक एम्प्लॉय है। कहाँ एम्प्लॉय है? तो कंपनी में। यहाँ से पता चल गया हमको एक चीज़, कंपनी में एम्प्लॉय है। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस के केस में हम क्या करते थे ना कि इंटरटेनमेंट अलाउंस में डिडक्शन किसको मिलता था? उसको मिलता था जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। तो यहाँ पे ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो इसको इंटरटेनमेंट अलाउंस का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? आगे, ये कहाँ का एम्प्लॉय है? तो दिल्ली में रह रहा है। तो इससे हमको क्या क्या पता चलेगा कि अगर उसको एचआरए अगर मिलेगा तो इम्पॉर्टेंट है। रेंट फ्री एकोमोडेशन अगर मिलेगा तो जगह का इंपॉर्टेंस है ना, कि उसका अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन अगर उसको मिला तो उस केस में हम देखते हैं पॉपुलेशन, तो दिल्ली का फिर पॉपुलेशन देखेंगे। हाउस रेंट अलाउंस अगर मिल रहा है तो हम देखेंगे दिल्ली में है, तो यानी वो है ना 4 मेट्रो सिटीज़ में आता है ना, जिसमें 50% ऑफ द मीनिंग ऑफ सैलरी लेते थे। तो चलिए इधर उधर की बात नहीं करेंगे, है ना। हम लोग इस क्वेश्चन पे ही टिके रहते हैं। ठीक है, जो बच्चे एचआरए वगैरह पढ़े हैं, जो बच्चे रेंट फ्री एकोमोडेशन पढ़े हैं, वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आइए सिर्फ अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देवेंद्र एक एम्प्लॉय है एक कंपनी में, और वो कंपनी कहाँ है? दिल्ली में, यानी वो दिल्ली में एम्प्लॉय है। और उसको सैलरी मिल रहा है, कितना मिल रहा है? ध्यान से देखिए, 25,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, और साथ में उसको प्लस 10% ऑफ इस सैलरी एज डियरनेस पे, यानी ये 25,000 रुपया पर मंथ जो मिल रहा है, इसका 10% निकालेंगे, वो डियरनेस पे होगा। डियरनेस पे का मतलब है ना, यहाँ पे डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। ठीक है, आगे वो इंटरटेनमेंट अलाउंस भी उसको मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1,000 रुपया पर मंथ इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। तो ये सब चीज़ को क्या करेगा ना, आप अंडरलाइन करेंगे, और एग्जामिनेशन में ये जो अमाउंट्स होता है इसको गोला कर दीजिएगा, तो इससे आपको ना ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। फिर ही हैज़ स्पेंड 5,000 ऑन इंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ द कंपनीज कस्टमर। तो हमको इस सब से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इंटरटेनमेंट अलाउंस के केस में आप खर्च कितना कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा एग्जामिनेशन में कि हमको इस पर ध्यान नहीं देना है। आगे, ही हैज़ अनफर्निश्ड हाउस। ठीक है, अनफर्निश्ड हाउस है। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस कितना है? 4,000 पर मंथ। इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं होता। रेंट फ्री एकोमोडेशन का जब आप हमारा वीडियो देखेंगे उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले। हाउस इज ओन्ड बाय द कंपनी। ये अनफर्निश्ड हाउस जो है वो किसका है? कंपनी का है। कंपनी उसका मालिक है, ओन्ड बाय द कंपनी। अगर ओन्ड बाय द कंपनी है तो रेंट फ्री एकोमोडेशन का रूल ध्यान में रखिएगा। अगर कंपनी उसका मालिक होता है, कंपनी का अपना घर है, वो एम्प्लॉय को दिया, तो उसके इसमें पॉपुलेशन ऑफ द सिटी देखते हैं। ठीक है, ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल कार। एक छोटा सा कार उसको भी दिया गया है ना। किस लिए? दोनों यूज के लिए, पर्सनल और ऑफिस दोनों के लिए उसको दिया गया है। ठीक है, स्मॉल कार को अंडरलाइन करेंगे, पर्सनल एंड ऑफिस यूज को अंडरलाइन करेंगे, और साथ में देखेंगे एक्सपेंसेस किसके द्वारा दिया जा रहा है। तो बोल रहा है कि सारा एक्सपेंसेस, रनिंग का, मेंटेनेंस का और ड्राइवर का भी, यानी तीनों का एक्सपेंस कौन दे रहा है? कंपनी दे रहा है। तो इस केस में हम लोग रूल याद करेंगे कि कार का क्या था। तो उस केस में बहुत यूज में क्या था? लार्ज कार का 2,400 रुपया पर मंथ था, और स्मॉल कार का कितना था? स्मॉल कार का था 1,800 रुपया पर मंथ, 1,800 पर मंथ। ठीक है, आगे, अगर यहाँ पे ना सिर्फ पर्सनल यूज़ अगर होता ना, उस केस में हम गाड़ी की कीमत देखते हैं और खर्च एक्चुअल में कितना दिया है वो। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ बोला है कि खर्च है, तो इस केस में हम लोग जानते हैं क्या करना है। और उसके बाद बोरो किया है 1,00,000 इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, किस लिए लोन लिया है भैया? हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 1,00,000 को गोला करेंगे और इंटरेस्ट फ्री लोन को अंडरलाइन कर देंगे। और हम जैसे ही इंटरेस्ट फ्री लोन दिमाग में आया, यानी क्वेश्चन में आया, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कितना चार्ज दिया हुआ है, वो कितना चार्ज करता। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट, यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल दे देंगे। एकदम आप एग्जामिनेशन में भी हैंडराइटिंग बना कर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में हेडिंग देंगे, है ना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, आप लोग लिखते जाइए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ, जो भी नाम है ना, मिस्टर देवेंद्र, आप लिख देंगे पूरा नाम। और यहाँ पे लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर है आपका 2024-2025, इतना आप लोग लिख देंगे। इसके बाद अब शुरुआत करते हैं, जैसे जैसे जो भी दिया हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ आप लोग अंडरलाइन कर चुके हैं एग्जामिनेशन में, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। आप लोग सबसे पहले लिखेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे कितना दे रहा है वो लिखिएगा आप, कितना दे रहा है 25,000 रुपया पर मंथ। तो यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में करके लिखेंगे 25,000 इंटू 12। तो 25,000 इंटू 12 जैसे ही लिखेंगे तो 25,000 गुने 12 कर देंगे तो आप कितना हो जाएगा 3 लाख रुपया। यहाँ पे बाहर में आप 3 लाख रुपया आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद बेसिक सैलरी ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए, प्लस 10% डियरनेस पे। तो डियरनेस पे यहाँ पे लिख दीजिए, डियरनेस पे 10%, है ना। तो क्या बोला है वही लिख दीजिए, 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी क्या हो जाएगा 10% ऑफ 3 लाख, यहाँ पे लिख देंगे 3 लाख इंटू 10/100, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 30,000। एकदम आराम से एग्जामिनेशन में बनाएंगे। इसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस, देखिए इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर यहाँ पे होता तो उस केस में हम उसको डिडक्शन देते, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी कोई डिडक्शन उसको नहीं देंगे, ठीक है ना। सेक्शन 16 क्लाउज 2 में उसको डिडक्शन देते थे। कितना देते थे इंटरटेनमेंट अलाउंस में? इंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिला वो, या 20% ऑफ बेसिक सैलरी, सिर्फ बेसिक सैलरी का 20%, या ₹5,000, इन तीनों में से जो कम होता उसको माइनस करते जो मिला था उस अमाउंट से। खर्चा कितना हुआ इससे कोई लेना देना इंटरटेनमेंट अलाउंस का नहीं होता। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप इंटरटेनमेंट अलाउंस, है ना, और ब्रैकेट में लिख देंगे फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी बात वही है ना, आप अमाउंट सीधा बाहर कर सकते हैं ना, टैक्सेबल लिख दीजिए आप, है ना, फुल्ली टैक्सेबल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए कितना है, कितना मिला 1,000 रुपये पर मंथ। तो 1,000 इंटू 12, 1,000 इंटू 12 यानी 12,000, आप यहाँ पे लिख दीजिए 12,000। इसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस तक हो गया, हमको इस सब से कोई लेना देना नहीं था। आगे उसको घर मिला है, ठीक है। कोई भी परक्विजिट, खासकर रेंट फ्री एकोमोडेशन में बेसिक जो मीनिंग ऑफ सैलरी जो लेते थे वो क्या लेते थे वो ध्यान में ज़रूर रखिएगा। मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी में हम लोग क्या लेते थे? रेंट फ्री एकोमोडेशन के केस में बेसिक सैलरी लेते थे, प्लस डियरनेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट या डीपी उसको बोलते हैं, प्लस फिक्स्ड प्लस कमीशन होता था, प्लस बोनस होता था, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस होता था, है ना, ऑल टैक्सेबल अलाउंस, जो भी टैक्सेबल अलाउंस होता था वो, प्लस एनी अदर कैश बेनिफिट, है ना, वो जो रहता था। तो ये सब मिला के मीनिंग ऑफ सैलरी होता था। तो हमें रेंट फ्री एकोमोडेशन को निकालने के समय हमको ये दिमाग में ध्यान रखना चाहिए कि जितना अलाउंस दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसका हम यहाँ पे लिख देंगे, सारा जितना भी अलाउंस दिया हुआ रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी, बेसिक मीनिंग ऑफ सैलरी निकालने में आपको आसानी हो जाएगी और आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए अलाउंस बस यहीं तक था, है ना, इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घर है, उसके बाद फिर कार दिया है और उसके बाद इंटरेस्ट फ्री लोन है। ये तीनों का तीनों परक्विजिट है। तो हम यहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन का डायरेक्ट एकदम लिख सकते हैं, है ना, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो ये रेंट फ्री एकोमोडेशन में ना वर्किंग नोट्स दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वर्किंग नोट्स आप दिखाएंगे, ठीक है।
रेंट फ्री एकोमोडेशन में। तो हम एक काम करते हैं, एक और यहाँ पे लाइन ले लेते हैं जिससे कि आपको सुविधा होगा। इसको कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप लोग वर्किंग नोट्स आप लोग दिखाएंगे। वर्किंग नोट्स दिखाने से क्या होता है ना कि एग्जामिनर जब चेक करता है ना कॉपी, तो उसको लगता है ये बच्चा ना चीटिंग नहीं किया, किसी का कॉपी देख के नहीं उतारा, वो खुद ही मेहनत किया। तो वर्किंग नोट्स में है ना, रेंट फ्री एकोमोडेशन का वर्किंग नोट्स नंबर 1 रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो आप यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहला, ठीक है, हाउस इज ओन्ड बाय कंपनी। हाउस इज ओन्ड बाय कंपनी। हाउस इज ओन्ड बाय कंपनी। नेक्स्ट, अगर हाउस ओन्ड बाय कंपनी है ना, देन वी विल सी द पॉपुलेशन, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। यहाँ दिल्ली है तो दिल्ली का पॉपुलेशन कितना होगा, तो हम जानते हैं दिल्ली का पॉपुलेशन है ना 40 लाख से ज़्यादा ही होगा, है ना। दिल्ली का पॉपुलेशन कितना होगा, मोर देन 40 लाख। और हम जानते हैं रूल क्या है कि अगर 40 लाख से अगर ज़्यादा है तो उस केस में हम क्या लेते हैं, 15% लेते हैं मीनिंग ऑफ सैलरी का। 15% मीनिंग ऑफ सैलरी का, मीनिंग ऑफ सैलरी निकालेंगे हम लोग, इनटू पहला 5 महीना का लेते हैं, और फिर प्लस 10% लेंगे। 10% लेंगे किसका, मीनिंग ऑफ सैलरी का, अगला 7 महीना के लिए, ठीक है, अगला 7 महीना के लिए। तो यहाँ पे हमको इम्पॉर्टेंट क्या, हमारा मीनिंग ऑफ सैलरी। तो मीनिंग ऑफ सैलरी हम तो यहाँ पे लिख चुके हैं, मीनिंग ऑफ सैलरी। आप यही चीज़ मीनिंग ऑफ सैलरी आप यहाँ पे लिखेंगे, ओके। मीनिंग ऑफ सैलरी लिख दिए, अब हम उसका अमाउंट लिखेंगे। तो मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या क्या, बेसिक सैलरी प्लस डीपी, है ना, और कमीशन है नहीं यहाँ पे, बोनस है नहीं यहाँ पे, तो इस केस में कमीशन नील हो जाएगा, बोनस नील हो जाएगा। ऑल टैक्सेबल अलाउंस में सिर्फ इंटरटेनमेंट अलाउंस है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी हो जाएगा 3 लाख, है ना, प्लस 30,000 प्लस ऐसा करते हैं, प्लस को थोड़ा आगे कर देते हैं, यहाँ प्लस और फिर प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है कंपनी के केस में, ये पूरा हम लिख दिए। टोटल मीनिंग ऑफ सैलरी 3,30,000 और 10 40,000, 3,42,000, 3,42,000 ये आपका आया, ठीक है। तो ये चीज़ मीनिंग ऑफ सैलरी यहाँ पे हो गया, इसको आप पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो 3,42,000, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, डायरेक्ट यहाँ पे टैक्सेबल पार्ट यहाँ पे लिख देंगे, है ना, टैक्सेबल लिख देंगे। कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहले निकालिए 15% यानी 15/100 गुना 3,42,000, है ना, 3,42,000, 3,42,000, पहला 5 महीना का 5/12। रेंट फ्री एकोमोडेशन में, है ना, 2 सेंसस चल रहा है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। एक सेंसस 2001 जो कि कहाँ से कहाँ तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद फिर सितंबर से लेकर मार्च तक 7 महीने का अलग चलेगा, वो सेंसस 2011 के अनुसार होगा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करिए। इतना आप लोग लिख दिया है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, इसको 3,42,000 का, तो 12 दूनी 24 बचा 10, फिर 2 आया तो 12 8 96, 96 तो बचा 6, फिर 0 तो 12 5 60, 0 और 0 28,500 आया, और 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब 300 गुना 5 करेंगे तो 1500, 1500 में 75 माइनस कर देते हैं तो 1425, तो 1425 और गुना 15, तो 1425 गुना 15, तो 1425 तो ये हो जाएगा 14,250, और 14,250 का आधा 7,125, दोनों को जोड़ दीजिए, 14 और 7, 14 7 21, 21 125 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 7, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 7 11, और ये हो जाएगा 21,375 इसका आया। प्लस 10% वाला काम करेंगे पहले, 10% इंटू 3,42,000 इंटू
7/12, 7/12, ठीक है। तो इसको 12 से हम जब कट करेंगे इसको तो आएगा 28,500। यहाँ पे हमने पहले ही ऊपर में कर दिया। अब 2 शून्य से 2 शून्य कर दिया, 2 शून्य से 2 शून्य कर दिया, ठीक है। अब 285 गुना 7 करना है आपको, ठीक है। तो 285 गुना 7, 285 इंटू 7 करिए। 7 बचे 35 के 5 हाथ में बच गया 3, 8 7 56 और 3 59 के 9 हाथ में बच गया 5, और 7 14 और 5 19, 1995 ये हो गया। 1995 में एक शून्य ऐड कर देंगे, है ना। तो 10 वाला है तो एक शून्य ऐड करें तो 19,950 आया, ठीक है। तो इसको दोनों को जोड़ना है तो क्या आ गया, 21,375 और प्लस 19,950, 19,950। 285 गुना 7 आप लोग कर लीजिए। 7 बचे 35 के 5 हाथ में बच गया 2, सॉरी 7 बचे 5 हाथ में बच गया 3, 8 7 56 और 3 59 के 9 बच गया 5, और 7 14 5 19 एकदम ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 और 7 5 12 के 2 हाथ में बच गया 1, 3 और 1 4 और 9 13 के 3 हाथ में बच गया 1, 1 और 1 2 और 9 11 के 1 हाथ में बच गया 1, और 2 1 3 और 1 4, 41,325। ये आपका वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन है ना, टैक्सेबल वैल्यू आया 41,325। इसके बाद आ जाइए हम लोग, ये वर्किंग नोट हुआ आपका, है ना। तो ये वर्किंग नोट जरूर दिखाइएगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आगे है कि स्मॉल कार इसको मिला है, पर्सनल और ऑफिस दोनों यूज़ के लिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ अ स्मॉल कार, वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल कार। तो स्मॉल कार का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो स्मॉल कार में सबसे पहले सिचुएशन जरूर वर्किंग नोट्स में आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जगह है तो हम लिख दे रहे हैं, कार इज़ ओन्ड बाय द कंपनी, कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, है ना, यानी कंपनी। और साथ में क्या है ना, एक्सपेंसेस एंड ड्राइवर, ड्राइवर किसके द्वारा दिया हुआ है, तो ये भी कंपनी यानी एम्प्लॉयर के द्वारा दिया हुआ है, और बोथ यूज़ है, और है ना, बोथ यूज़ है। तो आप लिखेंगे इसको वर्किंग नोट्स में, कार इज गिवन बाय एम्प्लॉयर, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड ड्राइवर इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, एंड हियर द एम्प्लॉय इज यूजिंग द कार फॉर बोथ पर्पस, देन द वैल्यू ऑफ रिक्विजिट विल बी फॉर अ स्मॉल कार 1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ ड्राइवर का हो गया। तो ये दोनों को हम जोड़ के गुना 12 कर देंगे, यानी 2700 गुना 12, 2700 गुना 12, ठीक है। तो 2700 गुना 10 कर दीजिए, 27,000 और फिर 2700 गुना 2 यानी 27 दूनी 54, तो 27 5 32, 32,400। तो यहाँ पे लिख देंगे 32,400। ये वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल कार हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटरेस्ट फ्री लोन में आ जाते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन, तो इंटरेस्ट फ्री लोन में हम लोग जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमको देखना पड़ता है हर मंथ का, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए पूरा का पूरा, है ना, अभी तक कोई भी अमाउंट लौटाया नहीं है ना, लौटाया नहीं है। तो ये कब लिया है ये नहीं बताया, तो एज्यूम करेंगे कि एकदम 1 अप्रैल को लिया है, तो उस केस में इंटरेस्ट फ्री लोन, है ना, जो भी है। तो यहाँ पे तो एम्प्लॉयर तो उससे कुछ चार्ज नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 10% है वही परक्विजिट बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख का 10%। सर यहाँ पे 1 महीना वाला जो कल का वीडियो बताए थे उसमें 1 महीना वाला लेना है या फिर 12 महीना, देखो तुम गौर करो। अप्रैल में मान लेते हैं लोन लिया, तो 30 अप्रैल को लास्ट में कितना अमाउंट रहेगा, 1 लाख, क्योंकि वापस नहीं कर रहा है। फिर मई के भी लास्ट में कितना रहेगा, 1 लाख, यानी पूरे साल भर 1 लाख रुपया ही रहेगा। तो अगर 12 महीना का देखेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 लाख। तो 12 लाख का निकाल लो 1 महीने का, 1/12 इंटू 10%, ठीक है, ये कर लो। या ये तुम 1 लाख का, है ना, सीधा निकाल दो 12 महीने का, तो 12 महीने का 12/12, तो 12/12 नहीं लिखकर वही 1 हो जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। तो बात घुमा फिरा के वहीं पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया आप चेक कर लीजिए, 1 लाख का 10% कितना होता है, तो 10,000 होता है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे इस सबको आइटम को जोड़ देंगे हम लोग, तो जोड़िए, 5 लिखेंगे, 5 लिख दीजिए। उसका सेकंड वाला देखिए, है ना, 10th पोजीशन का 2 2, चलिए 2 है। अब लास्ट 3rd पोजीशन देखिए, यहाँ पे 3 है और 4 है, तो 3 और 4 7 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद 4th पोजीशन पे 2 और 1 3 और 2 5 5, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। उसका 5th पोजीशन आ गया 3 1 4 और 4 8, 3 11 और 1 12 के 2 हाथ में बच गया 1। 6th पोजीशन में आ जाइए, 3 और 1 4, 4,25,725। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। ये आपका क्या हो गया, ग्रॉस सैलरी। अब हमको क्या करना है, ग्रॉस सैलरी तो हमको पता चल गया, इसमें से अब हम लेस कर देंगे, है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन। हम लोग जानते हैं, है ना, सैलरी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं। क्या बच्चों देते हैं कि नहीं देते हैं, हाँ सब देते हैं, ठीक है ना।
इसका सेक्शन होता है सेक्शन 16 क्लॉज 1A, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना देते हैं बाबू, 50,000 रुपया देते हैं, ठीक है। तो इसमें से 50,000 रुपया माइनस कर देंगे। तो 50,000 जैसे ही माइनस करेंगे तो पहले 25,000 माइनस कर दो, फिर 25,000, यानी 3,75,725, 3,75,725 आएगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपका हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बारीकियां कैसे पकड़ते हैं, है ना, A to Z। देखो वर्किंग नोट क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में खुद से बनाए हैं कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है। तो वर्किंग नोट्स एकदम बहुत ज़रूरी है, आप लोग एकदम ध्यान से वर्किंग नोट्स कीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था बच्चों, आप एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, है ना। चलिए ये आपका क्वेश्चन है और आपका सॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। ये आपका सॉल्यूशन है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सब बातें क्लियर हो गई, है ना। तो इसी तरीके से आप एग्जामिनेशन में बनाएंगे। एक और क्वेश्चन अभी इसके बाद हम अपलोड कर देंगे, चिंता नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। तो अभी इस पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, इसको देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके, ठीक है।